बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने के लिए, समय देने के लिए। माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा और सदन के और भी सदस्यों ने इस पे अपनी बात रखी। हकीकत यह है कि सच्चाई यह है कि जिस कानून का हम जिक्र कर रहे हैं और बार बार उस पे दिग्भ्रमित करने वाली सूचनाएं सामने आ रही हैं खुद देश के गृह मंत्री द्वारा, देश के सदन में माननीय सदस्यों द्वारा तकरीबन 9 बार एनपीआर और एनआरसी को लिंक करते हुए अभिभाषण दिए गए हैं, जिसके प्रमाण है। तो मैं समझना यह चाह रहा हूं, एक बड़ा अच्छा शेर है किसी का कि तू उधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये सवाल इस देश के हर एक नागरिक के मन में है और मैं 3 अलग अलग हिस्सों में अपनी बात को रखना चाहता हूं। पहला हिस्सा इस कानून के लागू होने का जो आर्थिक पहलू है, जो इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा दिल्ली के अंदर जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं और मैं बात करूंगा नागरिकता का कानून 1955 में बना, इसके ऊपर बात रखूंगा। मैं शुरू करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो नारों से, भाषणों से पिछले कई सालों से देश की जनता का पेट भर रहे हैं। यह बताने को राजी नहीं है कि एनआरसी को लागू करने के लिए एनपीआर के बाद जो पैसा लगेगा, जो सरकारी कोष खर्च होगा, वो आएगा कहां से। मैं आपके सामने इस बाबत कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। अकेले आसाम के अंदर पिछले 10 साल में 1600 करोड़ रुपए और 50,000 मैन पावर रिसोर्सेज लगे हुए हैं। गौर कीजिए आप, आसाम की आबादी कितनी है? आसाम की आबादी है लगभग 3 करोड़ और वहां अगर इस कानून को लागू किया जा रहा है तो 1600 करोड़ रुपए और 50,000 लोगों का मैन पावर खर्च हो रहा है। फर्ज करें कि यह कानून यूपी में लागू होना हो, जहां की आबादी है लगभग 23 करोड़ रुपए, तो 23 करोड़, तो वहां खर्चा आएगा लगभग 13,000 करोड़ रुपए और 4 लाख से भी ज्यादा लोग उसको करने में लग जाएंगे। कहां से आएगा ये? हम कौन से कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं? उसको लागू करने के लिए संसाधन कहां से लेके आ रहे हैं? इसके ऊपर कोई सफाई नहीं आ रही है, कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ डराया जा रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। क्यों? कि देश के लिए जो गंभीर मुद्दे हैं, बेरोजगारी कहां जा रही है, जीडीपी का क्या हाल है, इससे ध्यान खींचा जाए, इसलिए बात की जा रही है इन मुद्दों की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं बताना चाहूंगा कि देश सकते में है कि पीएमसी बैंक के साथ जो हुआ, यस बैंक के साथ जो हुआ, क्या एक बार फिर किसी और बैंक का गला घोटकर या नोटबंदी जैसा कोई डिसास्टरस कानून लाकर देश की जनता की मेहनत की कमाई को चूस कर इस कानून को लागू करने में खर्च कर दिया जाएगा? बताइए। नोटबंदी आई और नोटबंदी के बाद क्या हुआ देश ने देखा है। तो एक मुहावरा हमारे गांव में कहा जाता है कि जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। कुछ नहीं है जेब में, पैसा नहीं है सरकारी खजानों में, लेकिन एनआरसी लागू करनी है हमें। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। बड़े बड़े लोन डिफॉल्टर्स हैं, हजारों करोड़ रुपया इन बैंकों का इस देश की जनता का लूट के चले जाते हैं। सरकार घंटा बजाती रह जाती है। लेकिन अगर हमें 54 का लोन चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, और वो सब छोड़िए, लोन तो छोड़िए। आज इस देश में रहने के लिए हमको अपने मां बाप के बर्थ का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मेरे पास तो नहीं है। हमारे सदन के कई सदस्यों ने कहा मेरा सर्टिफिकेट, मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चों का तो है, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे पंचायती व्यवस्था से निकला हुआ कोई कागज हो, मेरे पास नहीं, तुम कहां जाए। तो अध्यक्ष महोदय, जिन 2 करोड़ विदेशी नागरिकों के देश में रहने की बात करके देश के लोगों को माननीय गृह मंत्री महोदय डराना चाह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि इन 2 करोड़ लोगों को की पहचान करने के चक्कर में 128 करोड़ लोगों की जिंदगी को सूली पे क्यों लटका रही है? सदन जानना चाहता हूं उनसे, यह सदन समझना चाहता है उनसे कि जहां 3,000 लोगों का डिटेंशन कैंप बनाने के लिए सरकार को 45 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 19 लाख लोगों का डिटेंशन कैंप बनाने के लिए सरकार को 28,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पूरे देश में 128 करोड़ लोग हैं। अगर इसका 90% लोग आपके डी वाली कैटेगरी में आ गए तो कहां रखोगे? पैसा कहां से लाओगे? वो नंबर कहां है, वो आंकड़े कहां है? कोई बताने को राजी नहीं। कोई इस बात पे चर्चा नहीं करना चाह रहा
कि वो राशि कहां से आएगी जिनको उंगलियों पे गिनना मुश्किल हो जाएगा। गृह मंत्री महोदय भी इस बात का जवाब बिल्कुल देने को तैयार नहीं है कि डिटेंशन कैंप कहां से बनेगा, मैन पावर कहां से आएगा, जो पकड़े गए लोग बाहर के उनको डिपोर्ट कैसे करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक का जो बेस ट्रैक रिकॉर्ड है डिपोर्टेशन का, बाहर वापस लेके जाने का, वो लगभग 600-650 लोग प्रति वर्ष है। ये लाखों लोग कहां जाएंगे, कहां भेजेंगे इनको, कौन सी प्रोसेस डेवलप करेंगे आप, आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई बातचीत नहीं है। मैं आपको हवाला देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अंदर सिटीजनशिप एक्ट बना 1955 के अंदर, उसमें सेक्शन 5 है जिसका सब सेक्शन 1 क्लॉज जी कहता है कि अगर आप विदेश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में मात्र 5 साल रह ले तो यहां की नागरिकता लेने के अधिकारी हैं आप। जो यहां सालों से रह रहा है उसको आप लात मार के निकाल देंगे। कहां जाएगा वो गरीब आदमी, कहां जाएगा वो गरीब आदमी। ऐसी कौन सी दुश्मनी है उत्तर प्रदेश के लोगों से, बिहार के लोगों से, जो आसाम में रह रहे थे, जो दिल्ली में रह रहे हैं, कि उनसे आप चाहते हैं कि वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के और आपके लिए कागज इकट्ठा करते फिरे। अरे इस देश में आधी से ज्यादा आबादी आज अगर कमा ले तो कल रोटी कैसे खाएगी, इसका जुगाड़ करने में पूरा दिन निकाल देती है, पूरी रात निकाल देती है। आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के गली गली चक्कर लगाए, दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाए और अपने लिए कागज लेके आए, और नहीं लेके आएगा तो आप उसे उठा के अपने डिटेंशन कैंप पे डाल देंगे। क्या मजाक बना रखा है आपने, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियत का मजाक बना रखा है आपने। आप चाहते क्या है, ये सदन जानना चाहता है, इस देश के लोग जानना चाहते हैं कि वे लोग जो दशकों पूर्व उत्तर प्रदेश से, बिहार से और तमाम जगहों से दिल्ली में आके रह रहे हैं, उनका गुनाह क्या है। अगर इस हिंदुस्तान की मिट्टी को माथे पे लगा के अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका गुनाह क्या है, उनकी तकलीफ क्या है। उनकी तकलीफ यह है कि इस हिंदुस्तान के अंदर उनको कागज तब मिलेगा कि जब बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में अपने आप को पाकिस्तानी कहें, तब उनको कागज मिलेगा। तो यह हालत इस देश की हो रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश के अंदर ये जो भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। हम सदन के सदस्य, सभी सदस्य इस कानून का विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं केंद्र की सरकार से कि इस भय के माहौल में आग का घी डालने वाले इस कानून को रोका जाए। यह कोरोना वायरस को भी फैलाएगा, इस देश में शांतिपूर्वक रह रहे लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उनके सिटीजनशिप पे सवाल खड़े करेगा। यह कानून इस देश की हालत पे बिल्कुल नश्तर की तरह काम करेगा, तलवार की तरह काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।